तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यूनियन बजट 2026-27 का जो बजट कल पेश हुआ है लोकसभा में, उसके ऊपर अपना डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 2 सेशंस ले चुके हैं और उन दोनों सेशंस में हम लोगों ने एक तो बजट में जो मुख्य बातें हैं ओवरव्यू उसका वो देखा, और साथ ही साथ हम लोगों ने बात की है अबाउट द मैक्रो इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बात की है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की है। आगे बढ़ेंगे इस तीसरे सेशन में। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात की जाएगी। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो बात लिखी गई है, एक तो ये है, ठीक है, कि गैजेट चार्ज आउटले डबल टू 40,000 करोड़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए जो बजट है वो 40,000 रुपये, 40,000 करोड़ जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि इंडिया की जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, जो आउटले था, जो कि 23,000 करोड़ का था, उसको बढ़ा के 40,000 करोड़ कर दिया गया है, टू कैपिटलाइज ऑन द स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इन द इंसेंटिव प्रोग्राम्स रिसीव्ड सो फार। यानी कि जितना अभी तक जो इंसेंटिव प्रोग्राम्स से फ़ायदा हुआ या ट्रैक्शन मिला है ना, उसके ऊपर उसका और ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए 23,000 करोड़ की स्कीम को अब 40,000 करोड़ का कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर इस स्कीम को पिछले साल मार्च में 22,919 करोड़ की स्कीम को जो है वो क्लियरेंस मिली थी यूनियन कैबिनेट की तरफ से, और इस एक्सपेक्टेड था कि इससे लगभग 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रोडक्शन जो है वो होगा, और इससे इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट आएगा 60,000 करोड़ के आसपास का। ठीक है, अभी तक 46 एप्लीकेशन जो है वो इस स्कीम के अंतर्गत अप्रूव की जा चुकी हैं, और टोटल प्रपोज इन्वेस्टमेंट जो है वो 55,000 करोड़ के आसपास का हो गया, और इससे लगभग 51,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है। पिछले महीने आईटी मिनिस्ट्री ने 22 एप्लीकेशन जो हैं वो कुछ कंपनीज के द्वारा, जैसे कि फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एंड हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इनकी लगभग 22 एप्लीकेशंस को, इस तरीके की कंपनीज की 22 एप्लीकेशंस को अप्रूवल दिया है। और फ्रेश अप्रूवल्स जो हैं देवर इन कंटिन्यूएशन ऑफ द क्लियरेंस फॉर 24 एप्लीकेशंस अनाउंस्ड लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले साल जो 24 एप्लीकेशंस थी उनको क्लियरेंस मिला था, उसके बाद ही ये फ्रेश अप्रूवल्स यहाँ पर और दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट जो है वो टारगेट कर रही है इन स्कीम्स के थ्रू, वो है डिस्प्ले मॉड्यूल्स, ठीक है, सब असेंबली कैमरा मॉड्यूल्स, प्रिंटेड पीसीबीज, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज हैं वो, लिथियम सेल के एनक्लोजर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड फेराइट्स, और इसके अलावा और भी हैं कुछ, ये मेन मेन यहाँ पर बताए गए हैं, है ना। और इस तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं इनका इस्तेमाल हमारे जो स्मार्टफोन्स या लैपटॉप जैसे गैजेट्स हैं, या फिर माइक्रोवेव ओवंस, रेफ्रिजरेटर्स, टोस्टर्स, इस तरीके के अप्लायंसेज में इनका यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये जो इंसेंटिव स्कीम है, ये सरकार की एक और इंसेंटिव स्कीम थी इस तरीके की, जिसको कहा जाता था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, दैट इज़ पीएलआई। ठीक है, ये उससे थोड़ा सा अलग है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस तरीके की एक स्कीम और हुआ करती थी, लेकिन ये उस तरीके से अलग, मतलब उससे कैसे अलग है कि इन हाउ पार्टिसिपेटिंग कंपनीज के अवेल सब्सिडी, जो पार्टिसिपेटिंग कंपनीज है इसमें वो कैसे सब्सिडीज अवेल कर सकती हैं। इसमें बेसिकली जो इंसेंटिव्स हैं वो तीन की पैरामीटर से लिंक की गई हैं। पहला है एनुअल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि जो ये कंपनीज हैं ये कितना एनुअल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं उस हिसाब से इनको सब्सिडी मिलेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड्स, है ना, इनकी कितनी कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है और कितना ये एनुअल प्रोडक्शन कर रही हैं, तो इन तीन पैरामीटर्स के आधार पर जो है इनको इंसेंटिव या सब्सिडीज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अब जो ये कंपोनेंट्स इंसेंटिव स्कीम है इज अ क्रूशियल नेक्स्ट स्टेप एज द पीएलआई स्कीम फॉर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इज नियरिंग इट्स सनसेट। ठीक है, जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो पीएलआई स्कीम थी, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी, ये अब मतलब अपना एंड की तरफ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट स्कीम यहाँ पर बताई गई है, दैट इज कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, डिस्पाइट गेटिंग कंपनीज लाइक एप्पल एंड सैमसंग टू लोकलाइज सम ऑफ देयर ओवरऑल असेंबली इन इंडिया, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन हैज़ बिन रिलेटिवली लो। ठीक है, हालांकि एप्पल और सैमसंग जैसी कुछ कंपनीज जो हैं वो इंडिया में अपनी असेंबली कर रही हैं अपने कंपोनेंट्स की, मतलब प्रोडक्ट्स की, लेकिन फिर भी जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है वो अभी भी काफ़ी कम है, सिर्फ 15 से 20% के आसपास, और सरकार की उम्मीद है कि इसको 30 से 40% तक जो है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, जितने भी अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स हैं उनमें से दो जो हैं वो एप्पल के ही की इंडिया सप्लाई चेन पार्टनर्स हैं, दैट इज फॉक्सकॉन एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। इनको अप्रूव किया गया है टू मैन्युफैक्चर एनक्लोजर्स फॉर फोन एंड आईटी हार्डवेयर। पर्टिकुलरली इसमें एक कंपनी है दैट इज फॉक्सकॉन्स यूजान टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको अप्रूवल मिला है, और एक है मदरसन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, इसको भी अप्रूवल मिला है ताकि इस तरीके के प्रोडक्ट जो है वो बना सके।
ठीक है, आई होप बात समझ गए आप। इसको कंपोनेंट लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात की गई है 1000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड। ठीक है, ये बेसिकली जो एमएसएमईज के लिए लिक्विडिटी को बूस्ट करने का रिफॉर्म है। इसमें ये कहा गया है कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर अनाउंस किया गया है 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड टू इंश्योर टाइमली पेमेंट्स टू द एसएमईज। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनको समय पर पेमेंट्स मिलता रहे, उसके लिए ये ग्रोथ फंड यहाँ पर अनाउंस किया गया है, 10,000 करोड़ का है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक सेल्फ रिलायंट फंड, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, जो कि 2021 में अनाउंस किया गया था, इसको भी टॉप अप किया गया है विद 2000 करोड़। मतलब इसमें 2000 करोड़ रुपए और जो है वो डाले गए हैं ताकि जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको सपोर्ट जारी रख सके और वो अपना जो एक्सेस टू रिस्क कैपिटल है उसको मेंटेन कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर 4 और कदम उठाए गए हैं टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, जो ट्रेड्स है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, मैंडेटिंग इट एज अ ट्रांजेक्शन सेटलमेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल परचेजेस दैट सेंट्रल पावर सेक्टर कंपनीज मेक फ्रॉम एमएसएमईज। ठीक है, जो भी सेंट्रल पावर सेक्टर की कंपनीज हैं जो एमएसएमईज से जो भी मतलब वो परचेज करती हैं, जो भी खरीदारी करती हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये एक सिस्टम बनाया गया है, दैट इज़ मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो है वो क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म भी है थ्रू द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमईज फॉर इन्वॉइसिंग डिस्काउंटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। बेसिकली ये जो ट्रेड्स है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एमएसएमई है, उसने कोई सामान किसी कंपनी को बेचा। ठीक है, मतलब सामान जैसे मान लीजिए अभी प्राइवेट सेक्टर, ये सॉरी, जो सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स है, मतलब सॉरी कंपनीज हैं, उनको कोई सामान बेचा है ना, उसने मतलब इतने का सामान बेचा तो उसने इन्वॉइस जनरेट किया। अब इन्वॉइस जनरेट करने से होगा क्या कि हो सकता है कि वो जो कंपनी है वो उसको तुरंत पैसा ना दे। ठीक है, अब लेकिन एमएसएमईज को जो एमएसएमई ने सामान दिया है तो उसके बदले उसको पैसा तो चाहिएगा। तो वो क्या कर सकता है कि जो इस तरीके के इन्वॉइसेज हैं जिनको ट्रेड डिलीवरेबल्स बोला जाता है, वो उन इन्वॉइसेस को एज अ सिक्योरिटी रख के पैसा ले सकती है। मतलब उसको एक तरीके से इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी गई है। इसीलिए जो है वो गवर्नमेंट मार्केट ई मार्केट प्लेसेस को प्लेटफॉर्म के साथ लिंक किया गया है फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद फाइनेंशियर्स। ठीक है, जो फाइनेंशियर्स हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी अबाउट द गवर्नमेंट परचेजेस फ्रॉम एमएसएमईज। तो उससे पता रहेगा कि जो मतलब जो फाइनेंसर्स है, जो मतलब एमएसएमईज जो इस तरीके के अपने जो ट्रेड डिलीवरेबल्स या इन्वॉइसेज हैं उनको अगर ऐसा सिक्योरिटी रख के वो पैसा लेते हैं, तो फाइनेंसर्स को पता रहेगा कि हाँ, ये जो सरकारी कंपनी है इन्होंने यहाँ से एमएसएमई से सामान लिया है, बल्कि पैसा अभी वो नहीं दे रहा, तो उनको एक तरीके से सिक्योरिटी मिल जाएगी, एक एश्योरेंस मिल जाएगा और उसके बदले उनको पैसा दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि चीपर और क्विकर फाइनेंसिंग इनको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी इसी के थ्रू जो ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं इसको ट्रेड एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ बोला जा रहा है। ठीक है, ये ट्रेड एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज़ हैं, है ना, कि वो उस जो इन्वॉइसेज हैं उनके बदले वो क्या कर सकते हैं, लोन्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो उनको लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा। अभी जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है इसको आरबीआई ने, है ना, आरबीआई के द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया था 2014 में, वहाँ से इसको इंट्रोड्यूस किया गया और बाद में ये 2018 में जो है वो लागू हुई। इसको एमएसएमईज के द्वारा यूज़ किया जाता है टू डिस्काउंट इन्वॉइसेज एंड कैश इन ऑन ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि एमएसएमईज जो है वो इसका इस्तेमाल करके जो भी उनके ट्रेड रिसीवेबल्स है, मतलब जो भी पैसा उनको मिलना है उसको वो कैश इन वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बेसिकली फ़ायदा यही है कि जो स्मॉलर कंपनीज़ है जिनके पास कैश फ्लो काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है, उनकी लिक्विडिटी इंप्रूव हो जाती है एंड दे कोप अगेंस्ट द इशू सच एज डिलेड पेमेंट्स फ्रॉम द बायर। ठीक है, जो भी बायर है जो उनको समय पर पैसा नहीं देता है, तो उसका जो इशू है उससे वो क्या कर सकते हैं, उस इशू से वो टैकल कर सकते हैं और उनको कोई भी कोलेट्रल की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो एज अ कोलेट्रल या सिक्योरिटी वो अपने जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं या जो आप कह सकते हैं कि इन्वॉइसेज हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट विल मेक अफोर्डेबल प्रोफेशनल हेल्प वायबल फॉर एमएसएमईज सो दैट दीज कंपनीज कैन कंप्लाई विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ठीक है, जो ये एमएसएमईज हैं उनको ये मदद पहुंचाई जाएगी कि जो अफोर्डेबल प्रोफेशनल हेल्प है वो इनको प्रोवाइड की जाए, ताकि ये जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेज हैं, ठीक है, उनके साथ आसानी से ये अफोर्डेबल कॉस्ट में उन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को या कंप्लायंसेस को पूरा कर सके। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, या फिर जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ये कुछ इस तरीके के शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्सेज या प्रैक्टिकल टूल्स बनाएंगे, है ना, और कॉर्पोरेट मित्राज डेवलप करेंगे स्पेशली इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़। तो इससे क्या होगा कि ये लोग जो मतलब ये जो आप कह सकते हैं
अफोर्डेबल प्रोफेशनल्स हैं वो हेल्प इनको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये लिखा है कि एमएसएमईज को काफ़ी लंबे समय तक एक्सेसिव रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स झेलनी पड़ी हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सीएजी हैं दैट इज़ के संजय मूर्ति, उन्होंने भी ये बात कही है कि इस बर्डन की वजह से जो स्मॉलर कंपनीज की कम्पिटिटिवनेस है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हमें एक 4 pronged स्ट्रेटेजी चाहिए, इसकी सिंप्लीफिकेशन हो, डिजिटलाइजेशन हो, डिक्रिमिनलाइजेशन हो और रिडंडेंट लॉज जो है वो एलिमिनेट हो। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो एमएसएमईज के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट होंगी। ठीक है ना, बात समझ गए। चलिए, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हीलिंग शक्ति। 10,000 रुपये, 10,000 करोड़ का फंड है टू प्रमोट इंडिया एज अ हब फॉर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल ड्रग्स। ठीक है, प्रमोट करने के लिए इंडिया को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल ड्रग्स यहाँ पर अनाउंस किया गया है एक बायो फार्मा शक्ति मिशन, जिसका आउटले रखा गया है 10,000 करोड़ का अगले 5 सालों के लिए। तो इससे क्या होगा कि हम बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप करेंगे, क्योंकि इंडिया का जो डिजीज़ बर्डन है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। और बायोलॉजिक मेडिसिन जो हैं दे आर की टू लॉन्जिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एट अफोर्डेबल कॉस्ट, यानी कि आपकी जो लाइफ है उसमें क्वालिटी बनी रहे, वो लंबी चले, है ना। उसके लिए इस तरीके की जो मेडिसिन हैं वो अफोर्डेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER जो है वो सेटअप किए जाएंगे और 7 जो एग्जिस्टिंग है उनको अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये भी बोला गया है कि 1,000 एक्रीडिटेटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स जो हैं उनको क्रिएट किया जाएगा, जो कि असेंशियल होंगी बिफोर टेकिंग दीज मेडिसिन टू द मार्केट। ठीक है, इन मेडिसिन को मार्केट्स तक पहुंचने से पहले इस तरीके के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनसे गुजरना होगा। उसी के लिए क्लिनिकल ट्रायल साइट जो है वो बनाई जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सपर्ट के अनुसार इसमें यह कहा गया है कि इससे ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग टू द कंट्री, मतलब देश में सिर्फ जो विदेशी कंपनीज हैं वो यहाँ पर आके मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकती हैं, बट साथ ही साथ ऑल्सो अ शेयर ऑफ द ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल मार्केट। ठीक है, जो ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल मार्केट है वो भी इंडिया को उसकी एक्सेस मिल सकती है। इसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि बायोफार्मा हब बनाने को लेकर बात जो की जा रही है उसमें यह भी कहा गया है कि सरकार जो है वो काम करेगी जो CDCS को है, दैट इज़ CDCSO, दैट इज़ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। और साथ ही साथ सरकार का ये भी प्लान है कि वो डेडिकेटेड साइंटिफिक रिव्यू कार्डर और स्पेशलिस्ट बनाएगी टू इंश्योर ड्रग रेगुलेटर कैन फॉलो द ग्लोबल अप्रूवल टाइम फ्रेम्स। ठीक है, कि जो रेगुलेटर्स हैं, ड्रग रेगुलेटर्स हैं, वो ग्लोबल अप्रूवल टाइम फ्रेम्स को भी फॉलो कर सकें। ठीक है ना, बात क्लियर है। दिस इज़ अबाउट दी बायो फार्मा शक्ति मिशन। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं, इस पेज पर एक ही आर्टिकल और है ये वाला, लेगेसी क्लस्टर्स को लेकर, लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की बात की जा रही है। ठीक है, देखो ये भी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही है कि मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए, और वो भी खासकर ऐसे समय पर जब ग्लोबल सप्लाई चेन में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी या शिफ्ट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर अनाउंस किया गया है टू रिवाइव 200 लीगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। ठीक है, और ये बेसिकली ऐसे समय पर आया है जब मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है विद चाइना एज वेल एज ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़। ठीक है, जो ईस्ट एशिया की इकोनॉमीज़ हैं और चाइना से मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है। यहाँ पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट है पिछले साल, उसमें ये कहा गया था कि भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 15 से 17% है। ठीक है, जो कि ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ जैसे कि चाइना और बाकी ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ जैसे कि साउथ कोरिया, इनसे काफ़ी कम है। जहाँ पर जो उनकी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है वो 20 से 25% है ड्यूरिंग देयर पीक डेवलपमेंटल फेज। और इंडिया को अगर जो विकसित भारत का अपना विजन है वो अगर अचीव करना है 2047 तक, तो हमें अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको जीडीपी का 25% तक बढ़ाना होगा। ठीक है, ये ना सिर्फ क्रूशियल है ओनली फॉर सस्टेनिंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सिर्फ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए ही ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट एट स्केल को क्रिएट कर सकें। ठीक है ना, ये वही बात है कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ानी होगी, ताकि हम एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी अच्छी हो सके और साथ ही साथ हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बड़े स्तर पर जनरेट हो सके। ठीक है, हालांकि इस स्कीम्स के डिटेल जो है वो अभी अवेटेड है, मतलब उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्कीम्स जो हैं वो ऑलरेडी इन प्लेस हैं फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्लस्टर्स, जैसे कि कॉमन फैसिलिटीज़ फॉर मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर्स, जिसका एम ये है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन किया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी टू असिस्टेंस टू मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स फॉर क्रिएटिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़
बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड इंप्रूविंग क्लस्टर क्वालिटी, इन सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। नीति आयोग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि डिज़ाइन और इंजीनियरिंग इंटेंसिव क्लस्टर जैसे कि ऑटो कंपोनेंट्स एमएसएमईज आर चैलेंज्ड विद बिल्डिंग इन हाउस डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़। ठीक है, तो वहाँ पर भी चैलेंजेस हैं, इसको भी सपोर्ट किया जाएगा। एज ग्लोबल कंपटीशन एक्सेलरेट्स, और जैसे जैसे ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता है तो हमें जो है वो हाईएस्ट सेंस ऑफ अर्जेंसी और पर्पस के साथ काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप मस्ट बिकम अ नेशनल प्रायोरिटी अंडर द इंडिया नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। ठीक है, तो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप जो है वो हमारी नेशनल प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन जो है वो फ्रेगमेंटेड एक्सपेरिमेंटेशन से कोऑर्डिनेटेड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़े अक्रॉस सेक्टर्स, क्लस्टर्स एंड एंटरप्राइजेस। इसके लिए ज़रूरत है कि सीमलेस कोलैबोरेशन हो बिटवीन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड द स्टेट्स, है ना, और इनका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो और शेयर्ड एम्बिशन भी हो, ऐसा नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो आगे आने वाला दशक है उसमें अनप्रेसिडेंटेड विंडो है टू री इमेजिन इंडियाज़ रोल इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर। ठीक है, 2035 तक की जो जर्नी है वो सिर्फ इसलिए, मतलब ये जर्नी नहीं है कि सिर्फ हम हमारा जो फैक्ट्रीज है उसको ट्रांसफॉर्म करें, बल्कि वो जर्नी है कि हम लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करें, रेजिलियंस बिल्ड करें और इंडिया को एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बनाए इन एडवांस्ड हाई वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इन्होंने बातें कही हैं कि क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी आर एस्पिरेशंस, बट उसको कैसे अचीव किया जाए वो अभी आगे आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ट्रेड टैरिफ्स एंड रिफॉर्म्स की। ठीक है, देखो यहाँ पर ये लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग को बिग बूस्ट मिला है, बड़ा बूस्ट मिला है क्योंकि सरकार ने कुछ कस्टम ड्यूटीज़ को यहाँ पर कम किया है। ठीक है, देखो कुछ बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ को यहाँ पर स्लैश किया गया है ऑन रेंज ऑफ आइटम्स टू एड्रेस द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड स्पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी सामान को इम्पोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर आपको टैक्स पड़ना देना पड़ रहा है, और उसी सामान का आप यूज़ करके एज अ रॉ मटेरियल कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में क्या है कि अगर आपका जो इनपुट के ऊपर या रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा है अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि देखो आउटपुट के ऊपर जो आप टैक्स भरेंगे वो तो तब भरेंगे जब आपका सामान बिकेगा, लेकिन इनपुट के ऊपर तो आपको टैक्स तभी भरना पड़ेगा जब आप उस सामान को खरीद रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका इनपुट के ऊपर टैक्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द टैक्स ऑन द आउटपुट और द फाइनल प्रोडक्ट, तो उस तरीके के स्ट्रक्चर को या टैक्स स्ट्रक्चर को बोला जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी या इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसको एड्रेस करने के लिए और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट करने के लिए, ठीक है, उसको बूस्ट करने के लिए ये यहाँ पर कदम उठाया गया है कि कुछ आइटम्स के ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको कम किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके के कुछ कदम जो हैं वो रिसेंट मंथ्स में, हाल ही के महीनों में लिए गए हैं, जैसे कि जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं उसको रोल बैक यहाँ पर किया गया था। ठीक है, अब ये जो ड्यूटी कट्स हैं ये लार्जली किस तरीके के सेक्टर्स के ऊपर फोकस किया गया है, टेक्सटाइल, फुटवेयर एंड मरीन सेक्टर्स। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि जो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स हैं, ठीक है, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स की लिमिट को बढ़ाया जा रहा है ऑफ स्पेसिफाइड इनपुट्स यूज फॉर प्रोसेसिंग सी फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो सी फूड प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग के लिए जो इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है उनको ड्यूटी फ्री किया जा रहा है। ठीक है, पहले बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो फ्री ऑन बोर्ड 1% से लेकर 3% तक इसमें ड्यूटी लगती थी वो अब नील कर दी गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो स्पेसिफाइड इनपुट्स विच इज़ रिसेंटली अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट्स ऑफ लेदर, ठीक है, लेदर और सिंथेटिक फुटवेयर के एक्सपोर्ट्स के लिए जो इनपुट्स की ज़रूरत है उनको भी ड्यूटी फ्री किया जा रहा है। ठीक है, टू एक्सपोर्ट ऑफ शू अपर्स एज वेल। ठीक है, मतलब वही उसके एक्सपोर्ट के फ़ायदा पहुंचाने के लिए जूते वगैरह के, है ना। इसके बाद यहाँ पर यह कहा गया है कि जो इंडिया की लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, और वो क्यों है, जब से अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है इसकी वजह से। ठीक है, हालांकि इंडिया जो है वो नेगोशिएशंस अभी कर रहा है अमेरिका के साथ ओवर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ना, और गवर्नमेंट जो है वो कुछ कदम उठा रही है ताकि जो स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए, मतलब जो स्ट्रक्चरल रुकावटें हैं या बाधाएं आ रही हैं, है ना, उसको वो ईज आउट कर सके। ठीक है, और इनपुट्स की जो कॉस्ट है उसको कम करने से फ़ायदा क्या होगा, बेसिकली यही मतलब मैन्युफैक्चरर्स की मेन डिमांड थी, क्योंकि भाई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वाला इशू आता है तो उसके लिए ये चीज़ यहाँ पर की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को एलिमिनेट कर दिया गया है, जैसे कि मोनाजाइट, ठीक है, 2.5% से 0 कर दिया गया है, या फिर जैसे सोडियम एंटेमोनेट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर ग्लास में इस्तेमाल होता है, 7.5% उस पर BCD लगती थी बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसको भी यहाँ पर 0 कर दिया गया है। ठीक है,
अब ये कुछ कोएर्सिव मेजर्स चाइना के द्वारा उठाए गए थे, जो कर्बिंग मतलब रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट को लेकर उसने मतलब उसके ऊपर कंट्रोल किया था। तो उस दौरान ये फैसले मतलब उसके वजह से इस तरीके के फैसले लिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे कुछ कंपोनेंट्स या पार्ट्स के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है, जैसे कि एयरक्राफ्ट इंजन्स या फिर जो एयरक्राफ्ट और इट्स पार्ट्स, इसमें भी कस्टम ड्यूटी को जो है वो एलिमिनेट किया गया है। ठीक है। रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट और कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग इंजन्स व्हेन इंपोर्टेड बाय पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनमें भी किसी तरीके की ड्यूटी अब नहीं लगेगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो ये इसलिए भी किया गया है ताकि जो एयरक्राफ्ट की असेंबली है इंडिया में उसको पुश मिल सके, दोनों ही मिलिट्री और सिविल पर्पसेस के लिए। और ठीक है, और अपना हम ये जो डोमेस्टिक एमआरओ कैपेबिलिटीज़ है, दैट इज़ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग कैपेबिलिटीज़, इसको बढ़ा सकें, उसके लिए ये चीज़ की गई है। ठीक है। इसके बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में वैल्यू एडिशन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो माइक्रोवेव ओवन्स हैं, ठीक है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो पार्ट्स का इस्तेमाल होता है उनके ऊपर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो ड्यूटी डेफरल पीरियड है फॉर टीयर 2 एंड टीयर 3 ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, जिनको ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स AEOs कहा जाता है, इनके लिए जो ड्यूटी रेफरल पीरियड है वो 15 दिन से 30 दिन का कर दिया गया है। ड्यूटी रेफरल पीरियड का मतलब है कि उनको कितने समय में ड्यूटी पे करनी होती है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स जो हैं वो भी अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, जो रेगुलर इंपोर्टर्स हैं विद ट्रस्टेड एंड लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लाई चेन्स, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन द रिस्क सिस्टम सो दैट द नीड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ देयर कार्गो एवरी टाइम कैन बी मिनिमाइज्ड। ठीक है, वो रेगुलर आपके वो हैं, क्या बोलते हैं, रेगुलर इंपोर्टर्स हैं। ठीक है, उनकी जो सप्लाई चेन्स हैं वो काफ़ी ट्रस्टेड हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग है, मतलब लंबे समय से चल रही हैं, तो उनके कार्गो की जो बार बार वेरिफिकेशन है वो कम हो जाएगी, है ना। ऐसा करने के लिए कुछ किया गया है। एक्सपोर्ट कार्गो यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग विल बी प्रोवाइडेड थ्रू क्लियरेंस फ्रॉम द फैक्ट्री प्रेमाइसेस टू द शिप। ठीक है, फैक्ट्री प्रेमाइसेस से शिप तक जो सामान जाएगा उसकी क्लियरेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसे गुड्स के लिए, ऐसे गुड्स के इंपोर्ट के लिए जिसके कोई कंप्लायंस की ज़रूरत नहीं है, तो फिलिंग ऑफ द बिल ऑफ एंट्री बाय द ट्रस्टेड इंपोर्टर एंड अराइवल ऑफ गुड्स विल ऑटोमेटिकली नोटिफाई कस्टम्स फॉर कंप्लीटिंग देयर क्लियरेंस फॉर्मेलिटीज़। ठीक है, जैसे ही वो बिल भरेंगे जो इस तरीके के ट्रस्टेड इंपोर्टर होंगे, है ना, और उनके गुड्स का जो भी मतलब अराइवल होगा वो नोटिफाई कर दिया जाएगा कस्टम्स को, ताकि उनकी जो क्लियरेंस फॉर्मेलिटीज़ हैं वो फटाफट कंप्लीट हो जाए। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही उनका सामान अराइव होगा, ठीक है, वो इमीडिएटली रिलीज़ भी हो जाएगा। कस्टम वाले उनको ज़्यादा जो है वो कस्टम की जो कंप्लाइंसेज हैं उससे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, बात क्लियर है। चलो इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक कमेटी बनाने की बात की गई है ताकि जो बैंक्स हैं हमारे उनको नेक्स्ट फेज़ ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ के साथ अलाइन किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी टू कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू द बैंकिंग सेक्टर एंड अलाइन इट विद द कंट्रीज नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू किया जाएगा और उनको देश के जो हमारी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है उसके साथ अलाइन किया जाएगा। कंट्री का जो बैंकिंग सेक्टर है इस करेक्टराइज बाय अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। हिस्टोरिक हाइज इन प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का भी काफ़ी अच्छी चल रही है, एसेट क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव्ड है, और जो कवरेज है वो 98% से ज़्यादा विलेजेस में उनकी कवरेज है। ठीक है, पिछले साल सितंबर में अगर हम बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का एक 2 दिन का प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम था PSB मंथन। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजीज डेलिब्रेट की थी टू ट्रांसफॉर्म पब्लिक सेक्टर बैंक्स इनटू ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू रियलाइज द विजन ऑफ विकसित भारत। ठीक है, कि हमारे विकसित भारत 2047 के विजन को रियलाइज करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ये कहा था कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशंस के रूप में ट्रांसफॉर्म करेंगे। सरकार का यहाँ पर एम ये है कि कम से कम 1 या 2 स्टेट रन बैंक्स, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनको वर्ल्ड के टॉप 5 में, ठीक है, टॉप 20 बैंक्स में जो है वो शामिल किया जाए 2047 तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, यानी कि जो NBFCs हैं फॉर विकसित भारत हैज़ बीन आउटलाइंड, ठीक है, हैज़ बीन आउटलाइंड बाय टारगेट्स फॉर क्रेडिट डिसम्बर्समेंट एंड टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। ठीक है, कि जो NBFCs के लिए विजन है विकसित भारत के लिए, उसको आउटलाइन किया गया है, क्रेडिट डिसम्बर्समेंट और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का टारगेट उसमें रखा गया है। ठीक है,
In order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs, as first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. इनको जो है वो restructure किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये खबर मतलब अनाउंस हुई, मतलब ये बातें कही गई बजट में, तो वहाँ पर जो REC है, दैट इज़ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनके जो शेयर हैं वो 4.3 और 5.9% जो है वो अचानक से बढ़ गए। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर अनाउंस किया है कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ठीक है, नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स, इसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की बात की गई है ताकि हम एक मोर कंटेम्प्रेरी यूज़र फ्रेंडली फ्रेमवर्क बना सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जो कि इंडिया के इवॉल्विंग इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ के साथ कंसिस्टेंट हो। साथ ही साथ यहाँ पर एक मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करने की बात भी की गई है विथ सूटेबल एक्सेस टू फंड्स एंड डेरिवेटिव्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडिसेस। ठीक है, यहाँ पर एक टोटल रिटर्न स्वैप की बात भी की गई है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, TRS बेसिकली एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है जो कि इनेबल करता है एक पार्टी को कि वो पेमेंट्स बेस्ड ऑन अ सेट रेट, और जबकि अदर पार्टी जो है वो टोटल रिटर्न्स ऑन अ रेफरेंस एसेट सच एज एन इक्विटी इंडेक्स या बास्केट ऑफ लोन्स और बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब मैं आपको अगर समझाऊं तो जैसे मान लीजिए दो पार्टीज हैं, ठीक है, पार्टी 1 एंड पार्टी 2। ठीक है, अब ये पार्टी 1 और पार्टी 2 जो है वो किसी आधार पर एक TRS करती हैं, दैट इज टोटल रिटर्न स्वैप एग्रीमेंट करती हैं। पार्टी 1 कहती है, मतलब पार्टी 2 जो है वो 1 से कहती है कि आप मुझे एक काम करिए, आप मुझे लेट से मतलब किसी कंपनी के ऊपर, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी लिस्टेड है, लेट से देयर इज अ कंपनी लिस्टेड इन BSE, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी लिस्टेड है, तो वो कहती है कि मुझे आप इस कंपनी के जो है वो 500 शेयर्स दे दीजिए। ठीक है, 500 शेयर्स दे दीजिए, लेकिन उन शेयर्स के बदले मैं आपको ये शेयर्स का जो भाव है वो नहीं दूंगा। मैं आपको क्या करूंगा कि लेट से कुछ रेट मान लीजिए, लेट से 10% प्लस 1% या 2% के हिसाब से मैं आपको इसका पैसा दूंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 500 शेयर की कीमत लेट से 5,000 रुपये, लेट से, ठीक है, तो वो कहेगा कि मैं आपको इस 5,000 का मतलब 10% और 2% मतलब 5,000 के ऊपर 12% और दूंगा। 5,000 का 12% हो गया 600, तो 5,600 रुपये मैं आपको दूंगा। आप मुझे ये 500 शेयर्स जो है वो दे दीजिए। ठीक है, जिनकी प्राइस आज की डेट में 5,000 रुपये। ये इस तरीके का इन्होंने स्वैप एग्रीमेंट कर लिया। अब मान लीजिए कल की डेट में क्या होता है कि इस कंपनी के जो ए कंपनी के 500 शेयर्स खरीदे हैं, इनका दाम अगर बढ़ गया, ठीक है, मान लीजिए इनका दाम जो है वो कल की डेट में 6,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, इसने तो 5,600 रुपये दिए, बदले में इसकी कंपनी का जो ये शेयर थे इसके प्राइस बढ़ गए, 6,000 रुपये हो गए, तो इसको 400 रुपये का फायदा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए और इसका लॉस हो जाएगा इस सिचुएशन में, लेकिन उसके लिए वो इंटरनली कुछ ये करते हैं कि जैसे उसने 500 शेयर इनको बेचे, तो वो इस 500 शेयर को कहीं और जो है वो किसी और के साथ, लेट से किसी थर्ड पार्टी के साथ वो TRS कर लेगा, तो उसको उसका जो नुकसान है वो ऑफसेट हो जाएगा। अगर मान लो कि इस कंपनी के शेयर जो आज 5,000 के हैं कल वो 4,500 के ही हो गए, ठीक है, तो इसकी जेब से इसको 4,500 रुपये मिले और इसकी जेब से 5,600 रुपये गए, तो इसको 1,100 रुपये का जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए, इसको कहा जाता है टोटल रिटर्न स्वैप। तो इसमें बेसिकली वही चीज़ है कि एक को तो जो ये फिक्स रेट है उसके हिसाब से पैसा मिल रहा है, ठीक है, कि आपको 5 या 600 रुपये इसको मिल रहे हैं तो मिल रहे हैं, बात खत्म, चाहे वो शेयर्स का प्राइस बढ़े या घटे इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है उस स्थिति में। ठीक है, और इसको जो पैसा है वो जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके हिसाब से रिटर्न मिल रहा है इस पार्टी को, दैट इज पार्टी 2 को। ठीक है, ये बात आप समझ गए, तो इसको कहा जाता है टोटल रिटर्न स्वैप, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो ये कहा गया है कि म्यूचुअल म्यूनसिपल बॉन्ड्स, ठीक है, म्यूनसिपल बॉन्ड्स के इशुएंस को एनकरेज करने के लिए ऑफ हायर वैल्यूज बाय लार्जर सिटीज, यहाँ पर प्रपोज किया गया है 100 करोड़ का इंसेंटिव फॉर अ सिंगल बॉन्ड इशुएंस ऑफ साइज मोर देन 1,000 करोड़। अगर 1,000 करोड़ से ऊपर का म्यूनसिपल बॉन्ड जारी किया जाता है तो उसमें 100 करोड़ का इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर 10,000 करोड़ की एक कंटेनर स्कीम लाई गई है, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, क्योंकि एक तो शॉर्टेज चल रही है और साथ ही साथ डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर अनाउंस किया गया है 10,000 करोड़ की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ठीक है, एक तो शिपिंग कंटेनर्स की कमी हो रही है और उसकी वजह से हमारी जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी या निर्भरता है वो बढ़ रही है। ठीक है, कंटेनर्स के ऊपर जो फोकस है वो कोविड-19 के बाद से और खासकर जो अभी रेड सी का क्राइसिस हुआ था उसके बाद से ये चीज़ सामने आई है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बाकी देशों के ऊपर बढ़ रही है, उसको हमें कम करना है। ठीक है, चाइना की अगर हम बात करें तो जो कंटेनर्स का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो चाइना है। ठीक है, और लगभग
95% जितने भी दुनिया में ये कंटेनर्स बनते हैं उसके 95% मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास है। ठीक है, और ज़्यादातर जो कंटेनर्स हैं उनको चाइना के द्वारा जो बनाया जाता है, चाइना में बनाया जाता है, वो सिर्फ कुछ हैंडफुल ऑफ हाईली सब्सिडाइज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ही कंपनीज हैं जिनको बहुत ज़्यादा सब्सिडी वहाँ पर मिली हुई है, वही इन कंटेनर्स को बनाती है। और जिसकी वजह से यूएसए, यूरोपियन यूनियन और इंडिया में इसको लेकर कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं। ठीक है, हालांकि यूएस ने जो है वो प्लान कर लिया है थ्रू डी-रिस्क स्पोर्ट्स फ्रॉम ओवर रिलायंस ऑन चाइनीज कंटेनर्स एंड क्रेन्स, और इंडिया ने भी जो है इस तरीके के कंटेनर्स को बनाना 2021 के बाद से शुरू कर दिया है। ठीक है, अब ये जो रेड सी की क्राइसिस है इसकी वजह से कंटेनर्स का जो ड्वेल टाइम है कंटेनर शिप्स का, वो लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन तक बढ़ गया, क्योंकि ट्रेडर्स को पहले जो रेड सी का रूट वो यूज़ करते थे वो छोटा रूट था, लेकिन अब वो रेड सी का यूज़, जो रूट है वो यूज़ ना कर पाने की वजह से उनको केप ऑफ गुड होप से क्रॉस करके जाना पड़ रहा था। ठीक है, तो उसकी वजह से कंटेनर जो है वो ज़्यादा समय तक ऑक्यूपाइड रह रहे थे। लेकिन अब धीमे धीमे क्या है कि रेड सी का जो रूट है वो रिज्यूम हो रहा है, तो शिपिंग रेट्स फॉर बेटर पार्ट ऑफ द लास्ट ईयर रिमेंड एलिवेटेड। ठीक है, लेकिन पिछले साल के जो ज़्यादातर हिस्सा था उसमें जो प्राइस थे, शिपिंग रेट्स थे, वो ज़्यादातर बढ़े हुए रहे। एक्सपोर्टर्स का ये कहना है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स आर बीइंग आर्म्ड टू स्टेड इनटू पेइंग हायर रेट्स एज इंडिया डिड नॉट हैव अ शिपिंग लाइन ऑफ ग्लोबल रेप्यूट। ठीक है, इंडिया के पास कोई ऐसी शिपिंग लाइन नहीं है जिसकी ग्लोबल रेपुटेशन हो, तो इसलिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को जो है वो उनकी आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है और उनसे ज़्यादा पैसे जो है वो लिए जा रहे हैं। 2024 में ग्लोबल शिपिंग लाइंस वर सीइंग देयर प्रॉफिट्स सोर, उनके प्रॉफिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर एक डेनिश कंपनी है दैट इज़ मैरिस्क। ठीक है, इसको बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड का बैरोमीटर माना जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। 2024 में इसके जो प्रॉफिट फोरकास्ट है उसको 3 टाइम बढ़ाया था, है ना, और उसी की वजह से क्योंकि जो फ्राइट रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। शिपिंग कॉस्ट जो है वो जुलाई 2024 में ऐसे लेवल तक पहुंच गई थी जो 2022 में देखा गया था। 2022 में जब ये रशिया यूक्रेन वाला इशू हुआ था तब से ये प्राइसेस जो है वो बढ़ गए थे, लेकिन उसके बाद ये फिर कम हो गए थे। लेकिन सितंबर तक ऑलमोस्ट 40% जो है वो डिक्लाइन हो गया था फ्रॉम जुलाई 24 के रेट्स में, और उसके बाद जनवरी 24 का रेट्स आ गया था। ठीक है, लेकिन ऑल दो दे रिमेंड मोर देन ट्वाइस एज एट द एंड ऑफ 23, जितना रेट 23 में था उससे अभी भी ये ज़्यादा बना हुआ है। तो इसकी वजह से भी ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि हमें अपने जो कंटेनर्स वगैरह हैं वो खुद से बनाने हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आप समझ गए। अभी बेसिकली हमें दो आर्टिकल्स यहाँ पर और डिस्कस करने हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। यहाँ पर एक है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके लिए एग्जाम्पशन दिया गया है जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जब वो इशुएंस से लेकर मेच्योरिटी तक होल्ड किए जाएं तभी ये कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जिनको पहले गवर्नमेंट इशू किया करती थी, अब तो खैर सरकार ने बंद कर दिया है, तो इनके ऊपर ये कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं लगेगा इफ़ ओनली इफ़ दे आर सब्सक्राइब टू बाय एन इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल इशू, कि जब से इसको ओरिजिनल इशू किया गया है तब से वो जिसके पास है और वो उस इंडिविजुअल के द्वारा उसने होल्ड किया हुआ है अंटिल रिडम्पशन अपॉन मेच्योरिटी, जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाते, तब तक रिडीम नहीं करता, तब तक अगर वो उसको होल्ड करके रखा हुआ है तो उसके ऊपर ये जो टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स वो नहीं लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी गोल्ड बॉन्ड है अगर उसको सेकेंडरी मार्केट में खरीदा जाता है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स का एग्जम्पशन नहीं होगा। ठीक है, अगर उसको जो नया बायर है वो मेच्योरिटी तक होल्ड करता है तब भी, तो ये सेकेंडरी मार्केट में नहीं होगा, क्योंकि जो पहली बार जिसको ओरिजिनली इशू किया गया अगर वो मेच्योरिटी तक होल्ड करता है तो उसको एग्जम्पशन मिलेगा, अगर सेकेंडरी मार्केट में कोई होल्ड करता है तो नहीं होगा। ठीक है, इन बॉन्ड्स का जो टेन्योर है वो कितने साल का होता है, 8 साल का। ठीक है, और ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है ये 1 अप्रैल से लागू होगा। सेवरल गोल्ड बॉन्ड्स, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स को पहली बार इशू किया गया था 2015 में, और इसकी उम्मीद इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि ये उम्मीद थी कि जो इंडियंस की डिमांड है फॉर फिजिकल गोल्ड वो कम हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल गोल्ड हमें अगर डिमांड बढ़ती है तो हमें ज़्यादातर फिजिकल गोल्ड जो है वो इम्पोर्ट करना पड़ता है, और इसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो ज़्यादा बढ़ता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार इंडिया ने लगभग $50 बिलियन का गोल्ड जो है वो इम्पोर्ट किया है पहले 9 महीनों में 2025-26 के। ठीक है, हालांकि ये जो बॉन्ड्स हैं, जो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ये 2.5% का इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड करते हैं इन एडिशन टू द प्राइस एप्रिसिएशन लिंक टू गोल्ड, यानी कि प्राइस गोल्ड के प्राइस जो बढ़ रहे हैं वो तो अलग है, उसके ऊपर 2.5% का ये इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हालांकि ये स्कीम को जो है वो सरकार ने 2 साल पहले डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि सरकार को बहुत ज़्यादा इसकी वजह से, मतलब गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे थे उसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही थी, तो सरकार ने ये स्कीम जो है वो बंद कर दी है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि गोल्ड
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अगर किसी के पास हैं, ओरिजिनली इशू हुए हैं, और जब तक वो रिडीम उसको मैच्योर नहीं होते हैं 8 साल तक अगर वो होल्ड करके रखता है, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स उसको नहीं देना होगा। ठीक है, इसके बाद चलो एक और लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नए बैगेज रूल्स आए हैं, जिसमें सरकार ने ड्यूटी फ्री इंपोर्टेड गुड्स की लिमिट को बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। ठीक है, देखो अगर आप कहीं बाहर से, कहीं फॉरेन से कोई ड्यूटी फ्री इंपोर्टेड गुड्स लेके आते हैं, तो पहले 50,000 तक ला सकते थे, आप 75,000 तक ला सकते हैं। ठीक है, न्यूली नोटिफाइड बैगेज रूल्स हैं, और ये रूल जो है वो आज से ही लागू हो गए हैं। इसमें ड्यूटी फ्री क्लियरेंस आप 75,000 तक का कर सकते हैं, कैरीड ऑन द पर्सन और इन द बोनाफाइड बैगेज। ठीक है, मतलब अगर इन पर्सन आप ये सामान लेके आ रहे हैं तो, हालांकि ये कुछ सामान के ऊपर ये चीज़ें एग्जिस्ट मतलब एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि फायर आर्म्स। ठीक है, मतलब फायर आर्म्स मतलब हथियार आप कह सकते हैं। फायर आर्म्स के कार्ट्रिजेज एक्सीडिंग 50, उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स, यानी कि आप 100 सिगरेट्स तक ला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 25 से ज़्यादा सिगरेट नहीं, सिगार नहीं ला सकते। टोबैको 125 ग्राम से ज़्यादा तंबाकू नहीं ला सकते। 2 लीटर से ज़्यादा अल्कोहल नहीं ला सकते। या फिर गोल्ड या सिल्वर किसी भी और फॉर्म में अदर देन ऑर्नामेंट्स या टेलीविजन, अगर आप ये सामान लेके आते तो उनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी। बट बाकी चीज़ आप 75,000 तक की बाहर से, जिसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगती है, ड्यूटी फ्री है, उसको आप ला सकते हैं। ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट के लिए ये लिमिट जो है इसको 25,000 बढ़ा दिया गया है, पहले ये 15,000 थी, जब वो इंडिया में एंटर करते हैं किसी भी और रास्ते से अदर देन लैंड। ठीक है, इसके बाद जो भी सामान इंपोर्ट किया जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको 10% कर दिया गया है। ठीक है, पहले 20% थी, वो 10% कर दिया गया है। तो इससे होगा क्या कि जो पर्सनल यूज़ के गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं इंडियंस के द्वारा, जैसे कि नए स्मार्टफोन्स या फिर बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो प्राइस है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि वहाँ पर जल्दी चीज़ें जो है वो रिलीज़ होती हैं, तो वहाँ पर प्राइस कम होता है। तो वहाँ से अगर आप इस सामान को लेके आते हैं तो उसके ऊपर आपको सिर्फ 10% की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, पहले 20% होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर यही बताया गया है कि इसमें मतलब एक तो ये काम किया गया है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है पर्सनल यूज गुड्स पर, उसको आधा कर दिया गया है, 20 से 10%। और साथ ही साथ जो 17 ड्रग्स या मेडिसिन हैं, है ना, उनके ऊपर भी, खासकर ये ऐसी जो कैंसर पेशेंट्स के लिए हैं, उनके ऊपर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को एग्जाम कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसमें 7 मोर रेयर डिजीजेस को भी ऐड करने की बात की है, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जेंटिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन पर्सनल इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन एंड फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पसेज यूज्ड इन देयर ट्रीटमेंट। यानी कि जो भी ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ और रेयर डिजीजेस को इसमें ऐड किया गया है कि जिनकी दवाइयों को अगर आप इम्पोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है ना, बात क्लियर है? चलिए, तो आई होप कि इस सेशन में जो हमने आर्टिकल्स कवर किए वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे कि एक एक सेशन में भी हम कर सकते हैं, नहीं एक में सेशन में नहीं कर पाएंगे, सॉरी 4 पेजेस हैं अभी भी। ठीक है, एक मार्केट एंड टैक्सेशन का पेज है, इसके बाद ये वाला है स्किल्स एंड जॉब्स, फिर एक है न्यू इकोनॉमी, और एक और है, ठीक है, दैट इज़ सोशल एंड एग्रीकल्चर। तो 4 पेजेस अभी और हैं, तो इट विल स्टिल टेक 2 मोर सेशंस। ठीक है, 2 और सेशंस लेंगे, और आज ही कोशिश करेंगे कि इसको मतलब रात तक कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलिए, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं, अगले सेशन के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात थोड़ी देर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।